तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बुरी, आप सभी का छोटा भाई। आप सभी का चश्मा लगा लिया, थोड़ा सा स्वैग दिखता है। तो पहली बात तो ये, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी कूल हो गए। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होगे एंड मचा रहे होगे। आपको एक बात बतानी है कि आप सभी के लिए गन शॉट, वन शॉट, दमदार शॉट सीरीज आ गई है जिसका नाम है ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा विद इन 40 मिनट्स। 40 मिनट के अंदर इन सभी कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा और यही नहीं, इन सभी नोट्स को आपको दिया जाएगा। और इन सभी नोट्स को देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पिन कमेंट होगा, उस पिन कमेंट के लिंक पर जाइए, आपको आराम से वहां पर डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। वो पूरा चैप्टर, वो शॉर्ट में जो पढ़ाया गया है डिटेल्ड के साथ, वो सभी के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अब ये लाइट नाम का चैप्टर है ना, आपकी जिंदगी के रंगों से भर देगा, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। लाइट नाम का जो चैप्टर है ना, ये बहुत खुशनुमा है, बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है और मजा आएगा। एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं कि लाइट कुछ ऐसा है जिसके बारे में आज तक हमको नहीं पता। कहते हैं कि लाइट की हिस्ट्री की मिस्ट्री को ना कोई सुलझा पाया है और भविष्य देखते हैं ना कोई सुलझा पाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट एक ऐसी मिस्ट्री है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी वो वेव होती है, कभी वो पार्टिकल होती है और कभी कुछ और होती है। तो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर का नाम है लाइट, जिसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में कवर करेंगे। और एक बात याद रखना, ये आप क्लास 9 के प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये बात हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, वो क्लास 9 के प्यारे बच्चों के लिए। तो क्लास 9 के प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप पढ़ रहे हो लाइट नाम का चैप्टर, ठीक है। इस लाइट का एक पार्ट पढ़ोगे रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन पढ़ोगे इसका सेकंड पार्ट क्लास 10th में। तो थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़िएगा, थोड़ा सा मन लगाकर पढ़िएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान लगाकर सुनना, मजा आएगा। 40 मिनट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 40 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करने वाले बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, प्लेन मिरर के कुछ उपयोग पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और कुछ मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है बेटा, याद रखिएगा इन सभी बातों को जो कि हमारे काम आने वाली है, जो कि हमारे 10th क्लास में भी काम आएगी। सबसे पहले लाइट क्या होती है, ठीक है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके कारण हमको दिखाई देता है, ठीक है। लाइट क्या होती है बच्चा? एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके कारण आपको आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर लाइट नहीं होती तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लाइट खुद में दिखाई नहीं देती, लेकिन लाइट के कारण हर चीज दिखाई देती है। कहते हैं अभी तक की खोजी गई चीजों में सबसे तेज है लाइट, और इसकी स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, जो कि एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फास्टेस्ट लाइट होती है। अगर लाइट से ज्यादा कुछ तेज हुआ तो फिजिक्स के रूल्स चेंज हो जाएंगे, वो हम देखेंगे जब लाइट से ज्यादा कुछ तेज मिलेगा, तब देखेंगे। तो लाइट सिर्फ हमारी आंखों को सेंस देती है। अच्छा एक बात और, ये बात सिर्फ लड़कों के लिए वैलिड है, लड़कियों के लिए कलर्स और ज्यादा होते हैं। तो 7 कलर होते हैं भाई साहब, 7 रंग होते हैं जो कि हमको दिखाई देते हैं, है ना। हम मतलब हमारे लड़कों के लिए ब्लू तो ब्लू होता है, ब्लैक तो ब्लैक होता है, लेकिन लड़कियों के लिए ब्लू के भी कई शेड्स होते हैं, ब्लैक के भी कई शेड्स होते हैं, व्हाइट के भी कई शेड्स होते हैं, येलो के भी कई शेड्स होते हैं। तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए बात है, ठीक है। तो देखिए 7 कलर होते हैं और इन 7 कलर की सीरीज को कहा जाता है VIB। आपको पूरे नाम पता होंगे, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। GYOR। तो आपका एक छोटा सा काम है कि इन 7 को बताइएगा कि कौन कौन से कलर है, ठीक है। अब लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है तो लाइट के साथ क्या होता है, ये बात पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि सरफेस के साथ। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो क्या होता है लाइट के साथ, ये बात पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस शाइनी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो लाइट सीधी गुजर जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन होगा जिसके बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सरफेस ओपैक है
तो लाइट रुक जाएगी, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और अगर सरफेस ट्रांसल्यूसेंट है तो थोड़ी सी लाइट गुजर जाएगी और थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ सकती है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराएगी तो लाइट के साथ क्या होगा, यह बात पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि सरफेस कैसा है। सरफेस ट्रांसपेरेंट है, लाइट पार गुजर जाएगी, ठीक है। सरफेस ओपेक है तो लाइट एब्सॉर्ब हो जाएगी, लाइट रुक जाएगी। लेकिन अगर सरफेस ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है, तो कुछ लाइट रुक जाएगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर भाग जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। दैट इज द फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम क्लास 9 के बच्चे हैं तो क्लास 9 के बच्चों के लिए लाइट का एक फिनोमेना आप सभी के लिए दिया गया और उस फिनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा, अगर आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब पूछते तो मैं आपको बताता बाउंसिंग बैक, ठीक है। रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब होता है टकराकर वापस आ जाना। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज से टकराता है और जब वो टकराकर वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाता है बच्चा? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो लाइट जब किसी मीडियम से टकराती है तो टकराकर वापस आ जाती है। इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखना, ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो आपको कोई चीज दिखाई ना दे। मैं आपको बताया क्यों दिखाई दे रहा हूं। बहुत सारी लाइट मेरे मुंह पर पड़ रही है, मेरे मुंह से टकराकर कैमरा की तरफ जा रही है, कैमरा उसे एब्जॉर्ब कर दे रहा है, नंबर ऑफ फोटोज बना रहा है वहां पर, और नंबर ऑफ फोटोज को एक लाइन से प्ले करता है तो मेरी इमेज की वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, हमको कोई भी चीज दिखाई तब देती है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर आपकी आंखों तक आती है। इमेजिन करिए कि अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो क्या मैं अब आपको दिखाई दे रहा हूं? तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लाइट मुझसे टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच नहीं रही है, बल्कि पीछे की लाइट को और ज्यादा मैंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, पीछे की लाइट भी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। याद रखिएगा, तो लाइट के कारण ही हमको सारी चीजें दिखाई देती है, ठीक है ना। याद रखना, याद रखना, प्लेन मिरर जो होता है ऑलमोस्ट मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन नॉर्मल रिफ्लेक्शन से अच्छा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिफ्लेक्शन से काफी बेहतर होता है, क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छी बात, अच्छी तरह से। अब देखिए, रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन वर्ड के बारे में मैं आपको और ज्यादा गहराई में बताता हूं बेटा, ठीक है। यहां पर एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। इमेजिन करिए मेरे पास एक मिरर है बेटा, ठीक है। कल्पना करिए मेरे पास एक मिरर है। इस मिरर के एक सरफेस पर हमको पॉलिश करना पड़ेगी, क्योंकि मिरर बिना पॉलिश के कभी भी नहीं होता, ठीक है। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि एक लाइट रे आती है, ठीक है। आने वाली लाइट रे को क्या कहेंगे बच्चा? इंसिडेंट रे। और ये टकराकर वापस चली जाती है। टकराकर जाने वाली लाइट रे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। एक लाइट रे आती है जिसे इंसिडेंट रे कहेंगे, टकराकर वापस जाएगी, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर ही सारे मेजरमेंट करने में हमारी मदद करेगा। इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, जैसे एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर के बीच ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिससे एंगल आर मतलब जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना बेटा। याद रखना, रिफ्लेक्शन के कारण ही हमको सारी की सारी चीजें दिखाई देती है, सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। रिफ्लेक्शन दो टाइप की होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। याद रखना, रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली स्मूथ सरफेस से होता है या फिर पॉलिश सरफेस से होता है। और स्मूथ सरफेस या पॉलिश सरफेस कौन सा हो सकता है? तो प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है या पॉलिश सरफेस से होता है। जो क्या हो सकता है? वो हो सकता है हमारा प्यारा सा प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ना, तो इंसिडेंट रे पैरेलल है, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी होंगी बच्चा? पैरेलल होंगी। अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी होंगी बच्चा? पैरेलल होने वाली है, ठीक है। याद रखिएगा इन सभी बातों को, ये बातें काम की हैं, ये बातें आवश्यक हैं, ये बातें जरूरी हैं। इन बातों के बिना काम नहीं चलता। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी इन द कंडीशन ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है शाइनी सरफेस से ही होता है, स्मूथ सरफेस से ही होता है। अगर सरफेस शाइनी या स्मूथ नहीं है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। अगला है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। रेगुलर को स्पेकुलर भी कहा जाता है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज सरफेस भी कहा जाता है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब सरफेस कैसा होगा? रफ होगा, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब सरफेस कैसा होगा बच्चा? रफ सरफेस होगा। एग्जाम्पल के लिए एक दीवार की बात करें, एग्जाम्पल के लिए किसी एक रोड या सड़क की बात करें, तो उससे होने वाला रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, इस विचित्र चित्र को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है,
और इंसिडेंट रे पैरेलल है, ये किसी रफ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए, चाहे किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इन सभी में एक बात बहुत ज्यादा कॉमन है, पता है, इन सभी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, अभी आपके पास आने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले इंसिडेंट रे क्या होती है। ऐसी लाइट रे जो कि स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। द लाइट रे विच इज स्ट्राइकिंग टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। और ऐसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसे कहा जाता है जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या, किसे कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट को कहा जाता है, याद रखना, ऐसी लाइट रे जहां पर, बच्चा याद रखना, ऐसी लाइट रे जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे चली जाती है, सेम टकराकर वापस जाती है, उससे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है, अगला है नॉर्मल। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, उसे क्या कहा जाएगा, नॉर्मल। ये चारों चीजें मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्यारा सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट रे टकरा गई, रिफ्लेक्टेड रे, टकराकर जाने वाली लाइट रे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल है आई, ये एंगल है आर। एंगल आई, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कॉमनली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ये एंगल आई लिखा है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जिस इंसिडेंट रे नॉर्मल जिस प्लेन में होता है उसे प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अगला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर को रिप्रेजेंट किया जाता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अगला है बच्चा प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा प्लेन जिसमें रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होगा उसे प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। बेसिकली प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, एक ही प्लेन में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां जहां जिधर जिधर जैसे जैसे जब जब कभी कभी इधर उधर कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के लॉज वैलिड होंगे। बिना रिफ्लेक्शन के लॉस के काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जब जब आप रिफ्लेक्शन की बात करो तो रिफ्लेक्शन के लॉस को भूलिएगा। पहला लॉ कहता है कि जितने एंगल पर लाइट रे आई है उतने एंगल पर लाइट रे जाएगी। पहला लॉ क्या कहता है कि जितने एंगल पर लाइट रे आई है उतने एंगल पर लाइट रे जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। वैसे मैंने दूसरा लॉ बता दिया, लेकिन पहला लॉ उल्ट ऊपर नीचे बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे जो होती है, नॉर्मल जो होता है भैया, इंसिडेंट रे जो होती है, नॉर्मल जो होता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी की सभी सेम प्लेन में लाई करेंगी, सभी की सभी। इमेजिन करिए कि अगर एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे है और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन के अलोंग होगी। ठीक है, अगर वाई जेड प्लेन के अलोंग इंसिडेंट रे है, नॉर्मल भी वाई जेड प्लेन के अलोंग है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वाई जेड प्लेन के अलोंग होगा। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होता है। कृपया कर इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। और ये लॉ से काफी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, आपके अधिकतर न्यूमेरिकल इनसे हो जाएंगे। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए इमेज बनने के लिए, देखो बेटा, इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं, लेकिन हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ दो लाइट रे चाहिए। वो दोनों लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी हो सकती हैं या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज भी हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड लाइट रे चाहिए होती हैं। अब रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रे एक्चुअल इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से, और वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, पर ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि ये डाइवर्जिंग होती है। ठीक है, मैं आपको इमेज बनाकर दिखाता हूं। इमेजिन करिए, आई हैव अ प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर बच्चा। ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा है। इस प्लेन मिरर के सामने हमने रख दिया बेटा एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने रखा ओ। पहली लाइट रे पैरेलल, और पैरेलल लाइट रे विल बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी लाइट रे है ना लाइक दिस, और ऐसी जाएगी। हम सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो जब लाइट रे को हम एक्सटेंड कर कर मिलाते हैं तो इस कंडीशन में इमेज जो बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज। ये इमेज कौन सी बनी है बच्चा, वर्चुअल इमेज बनी है। और अगर हम बात करते हैं
कि रियल इमेज की। तो देखिए, है ना, मैं आपको बताता हूं रियल इमेज कैसे बनती है। अज्यूम करिए मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है जिसका नाम है कॉनकेव, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर। मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखा, पहली लाइट रे लाइक दिस यहां से यहां जाएगी, दूसरी लाइट रे दिस रिफ्लेक्ट होकर यहां पर इंटरसेक्ट हो गई, तो यहां पर बन गई बच्चा इमेज। तो ये था ऑब्जेक्ट, ये बन गई उसकी इमेज। तो यहां पर लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करिए तो इस कंडीशन में इमेज बन रही है रियल। रियल इमेज जो होती है क्योंकि मिरर के फ्रंट में बनती है, इट मींस इससे हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है तो हम इसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिएगा और बातें हैं। जो रियल इमेज होती है ना, याद रखना, रियल इमेज जो होती है मैक्सिमम केसेस में इन्वर्टेड होती है जब तक आप उसे सीधा नहीं करोगे। और वर्चुअल इमेज जो होती है ना, वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इमेज को पहचानने का वन एंड ओनली तरीका याद रखो, सीधी इमेज मतलब वर्चुअल इमेज, उल्टी इमेज मतलब रियल इमेज। आगे बढ़ते हैं, और भी टाइप है हमारे पास इमेज के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर से जब इमेज बनती है ना, तो बेटा वर्चुअल इमेज बनती है। और जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि वहां पर लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, वहां पर लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वहां पर क्या होगा, तो लाइट रे अपियर टू इंटरसेक्ट करेंगी। हम रिफ्लेक्टेड लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एग्जाम्पल के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे गई रिफ्लेक्ट होकर यहां आ गई, लाइट रे गई रिफ्लेक्ट होकर यहां आ गई, हमने इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करा, ये बन गई हमारी इमेज। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो कौन सी इमेज बन रही है बच्चा, वर्चुअल इमेज बन रही है। और यहां पर रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली, लेकिन ऐसा लगता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जब भी किसी प्लेन मिरर से बन रही है, एग्जांपल यहां पर दिया गया, अज्यूम करिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये रहा मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसके टॉप से दो लाइट रे ऐसी जा रही हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर ये ब्लू की डायरेक्शन में जा रही हैं, और दो लाइट रे बेस से कुछ ऐसी जा रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर इस ब्लू वाले की डायरेक्शन में जा रही हैं। हमने इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करा, हमने इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करा, हमने इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करा, हमने इन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करा और बैकवर्ड एक्सटेंड करा, तो यहां पर फॉर्म हो गई इमेज। ठीक है, यहां पर बैकवर्ड एक्सटेंड करा और यहां पर क्या फॉर्म हो गई बच्चा, इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, अभी हमने ये पिछला डायग्राम बनाया था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, और ये जो डायग्राम बनाया है ये हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बनाया। मेरे बच्चे इन सभी डायग्राम को आपको ड्रॉ कर कर देखना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर कर नहीं देखोगे तो खाली चला जाएगा सब कुछ। तो डायग्राम को ड्रॉ कर कर जरूर देखिएगा, वरना कुछ तो गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हो गया। अब देखिएगा हमारे मिरर में एक खासियत होती है, ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, है ना। अगर आप प्लेन मिरर के सामने लेफ्ट हैंड से हेलो करोगे तो वो राइट हैंड से हेलो करेगा। अगर हम अपने राइट हैंड से हेलो करेंगे तो आपकी इमेज लेफ्ट हैंड से हेलो करेगी। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट हो जाना और राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाना। इट इज ओनली वैलिड फॉर प्लेन मिरर। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल के लिए, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, जैसे AHIMOTUVX, ये सारे के सारे जैसे हैं वही दिखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, भगवान ना करे कभी जिंदगी में तुम्हारे पीछे एम्बुलेंस आए, है ना, कभी आपको साइड देना पड़े। अगर एम्बुलेंस में एम्बुलेंस ऐसा लिखा है, पता है एम्बुलेंस में एम्बुलेंस ऐसा क्यों लिखा रहता है, ताकि आपको एम्बुलेंस आपके मिरर में ऐसा दिखाई दे विद द हेल्प ऑफ लेटरल इन्वर्जन। जब आप लेटरल इन्वर्जन करोगे तो वहां पर उल्टा एम्बुलेंस आपको सीधा लिखा दिखाई देगा, और उल्टा एम्बुलेंस जब आपको सीधा लिखाई दिया है तो आपको रियर व्यू मिरर से जब आपको सीधा दिखता है तो आप एम्बुलेंस को रास्ता दे दो और एम्बुलेंस सीधा गुजरता है। कभी ऐसा ना हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। ठीक है, दैट वाज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर से जब इमेज बनती है। आपको एक काम करना है, आज एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होना है। अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे तो देखिएगा आपकी इमेज हमेशा सीधी बनेगी। सीधी बनेगी तो वर्चुअल और इरेक्ट। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब जब इमेज सीधी बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, अब देखिए जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी इमेज बनेगी, है ना। जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी इमेज बनेगी। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेटरली इन्वर्टेड होगी, दिशाएं उल्टी होंगी। ठीक है, अब देखिए जितनी दूरी पर आप हो आपकी इमेज भी उतनी दूरी पर बनती है।
जितनी दूरी पर आप हैं आपकी इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। कृपया कर इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, इनके बिना आपका काम नहीं होगा, इनके बिना आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन की तरफ, है ना। अब देखिए इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइन मिरर। मैं आपको बताता हूं, जब मैं सैलून जाता हूं अपने बालों को, अपने शेप को क्लीन कराने के लिए, फेशियल मसाज कराने के लिए, तो वहां पर दो मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, उन मिरर्स के बीच में मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है। तो अगर आप दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पर रखते हो, लाइक ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होती है उसके बारे में आपको एक फॉर्मूला बताया गया। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ इमेजेस है और थीटा मतलब जितने एंगल पर एक दूसरे से मुड़े हुए। तो एन इज इक्वल टू 360 बाय थीटा होगा फॉर्मूला। अगर n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा जो है वो ऑड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस है ना क्या होगा, असिमेट्रिकली रखा होगा उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा इज ऑड, मैं इसकी कंडीशंस बता रहा हूं। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, n-1 हो जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी ना n से कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को जब आपने सिमेट्रिकली रखा बिटवीन टू मिरर और n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा E1 होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसी हो जाएगी, n-1। अगेन यहां पर कैसा ही आपने ऑब्जेक्ट रखा हो, आपने सिमेट्रिकल रखा हो या नॉन सिमेट्रिकल रखा हो, डजंट मैटर। ठीक है, अब देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय मतलब इस कंडीशन में अगर दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं तो इस कंडीशन में इमेज कितनी बनेगी, इंफिनिटी, क्योंकि n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो इमेज कितनी बनेगी, इंफिनिटी। तो दो प्लेन मिरर हैं, इमेजिन करिए एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, दो लाइट रे है ना, एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, तो इससे दो लाइट रे आती हैं, इससे दो लाइट रे आती है, यहां पर पहली इमेज बन गई, ये रिफ्लेक्ट होकर जाती है। ठीक है, यहां पर अगेन सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन होता, ये दूसरी इमेज बन गई। ठीक है, अगेन ये रिफ्लेक्ट होकर यहां जाती है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां जाती है, तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। अगर दो मिरर पैरेलल है तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर दो मिरर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस 4 होती है। तो यहां पर 4 क्या आ गया, है ना, 4 में से हमको 1 माइनस करना पड़ेगा ना, रूल में सिखाया था। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 3। इमेजिन करिए ये हमारा भाई साहब क्या है, मिरर है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, लाइट रे आती है, ये गई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, तो पहली इमेज यहां पर बन गई। ठीक है, अब देखिए ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आएगी, ठीक है, तो अगेन यहां चली जाएगी, तो बैकवर्ड एक्सटेंड होगी, दूसरी इमेज यहां पर बन गई। तो देखिए यहां पर ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो 1 2 3 यहां पर इमेजेस बन जाती हैं। ठीक है, आगे प्लेन मिरर का यूज कहां किया जाता है, पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, प्लेन मिरर का यूज ऑप्टिशियंस बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, ताकि डिस्टेंस को बढ़ाया जा सके साइन बोर्ड की, क्योंकि अगर रूम है 6 मीटर की डिस्टेंस पर तो हम खड़ा नहीं कर सकते, तो 3 मीटर की दूरी पर मिरर लगाते हैं दे, और जो ऑप्टिकल वाला मटेरियल होता है उसको 3 मीटर, तो 3 और 3 6 मीटर की दूरी पर वो हमको दिखता है। ठीक है, अब देखो कैलिडोस्कोप जो होता है उसमें 3 प्लेन मिरर होते हैं जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर लगे होते हैं। ठीक है ना, और बच्चा देखो इस कंडीशन में बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनते हैं। बार्बर शॉप में 2 मिरर का यूज किया जाता है, पेरिस्कोप में भी मिरर्स का यूज किया जाता है। पेरिस्कोप में मिरर्स को 45 डिग्री पर रखा जाता है, पानी की गहराई से पानी के ऊपर जो प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। बेटा प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, तो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको प्लेन मिरर बनाने के लिए बोला जाए ऐसे बनाइएगा और इसमें पॉलिश कर दीजिएगा, तो ये बन गया हमारा प्लेन मिरर। लेकिन अगर आप इसको अंदर की तरफ दबा देते तो ये अंदर की तरफ हो गया, इट इज लाइक अ केव, इट मींस इट इज कॉनकेव। ठीक है, ये अंदर की तरफ दब गया, इट इज लाइक अ केव, इट मींस इट इज कॉनकेव। और जब ये बाहर की तरफ दब गया, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ आ गया, तो इट इज उभरा हुआ एंड इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बाद हमारा अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, एक कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चा, अब कुछ डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस को मैं पहले डायग्राम बनाकर सिखा दूं, फिर हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए इमेजिन करिए कि मेरे पास यहां पर एक कॉनकेव मिरर है बेटा,
ठीक है। ये कॉनकेव मिरर कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, ठीक है ना। कभी भी हम मिरर की बात करते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो ये कॉनकेव मिरर कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, मेरे से अच्छा गोला नहीं बना, तो उस गोले का सेंटर होगा वही हमारे मिरर का सेंटर होगा, ठीक है। जो गोले का सेंटर होगा वही हमारे मिरर का सेंटर होगा, ठीक है ना। और इसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे कहा जाएगा पोल। सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। सेंटर और पोल के बीच की दूरी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और पोल के बीच में होगा फोकस, और फोकस और पोल के बीच की दूरी कहलाएगी फोकल लेंथ, ठीक है। याद रखिएगा इन सभी बातों को। दूसरा है ना, दूसरा अगर हम बात करते हैं लाइक आई हैव अ कॉन्वेक्स मिरर विथ मी, ठीक है। ये क्या बना दिया बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। कॉन्वेक्स मिरर भी कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, और जब ये पूरा गोला रहा है तो इसका सेंटर होगा वही हमारे मिरर का सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट है पोल, दिस पॉइंट इज, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में होगा फोकस, पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी दैट इज रेडियस, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी दैट इज फोकल लेंथ। कृपया कर इन सभी बातों को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये बातें आपके काम कभी ना कभी जरूर आएंगी, कभी ना कभी क्या अभी काम आएगी। ये लीजिए भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहला है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, उसको कहा जाता है पोल। जितने भी नाप तोल होंगे, जितने भी कैलकुलेशन होंगे, कहां से होंगे, विद रिस्पेक्ट टू पोल। तो पोल क्या है, हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है सारी की सारी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला है, कहां गया भाई डेफिनेशंस, ये रही, ठीक है। उसके बाद अगला है मिरर। जिस गोले का पार्ट है उस गोले का सेंटर ही हमारे मिरर का सेंटर होता है, और इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और से अंग्रेजी के वर्ड कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आगे मिरर की जो ओपनिंग होती है ना, मिरर में लाइट आने का जितना रास्ता होता है ना, उसे कहा जाता है अपर्चर, ठीक है। क्या कहा जाता है, अपर्चर होता है, ठीक है। इसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर फोकस, अक्सर एग्जाम में फोकस के बारे में पूछा जाता है। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जहां पर जितनी भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी इकट्ठी हो जाएंगी, उसे कहा जाएगा फोकस, ठीक है। मैं यहां पर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। मैं फिर से देखिए, बहुत सारी लाइट रे आ रही हैं, लाइक ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे, ये सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फोकस एंड फोकस, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर है ना, जिस पॉइंट पर लाइट रे सारी इकट्ठी हो जाती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है बच्चा, फोकस कहा जाता है। इन द टर्म ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में लाइट रे दूर हो जाती है, तो कॉनकेव मिरर लाइट रे को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर लाइट रे को दूर करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो देखिए लाइट रेज आती हैं, आने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू फोकस डेविएट हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये फोकस के रिस्पेक्ट में आ रही है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में आ रही है, इसे ही कहा जाता है फोकस, ठीक है। अब देखो बच्चा, है ना, बेसिकली फोकस एंड फोकल लेंथ के बीच में मैं आपको बताता हूं, फोकस एंड फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। क्या होता है, दैट इज F इज इक्वल टू आर बाई टू। फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। कृपया कर इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा मैंने जीवन में देखा है ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि बच्चे जब डायग्राम बनाते हैं तो वो गलत करते थे, और अगर आपने डायग्राम नहीं बनाए तो इस चैप्टर से कुछ भी पढ़ना बेकार है, ठीक है। अगर आपने डायग्राम को अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं किया तो आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही खराब है, क्योंकि डायग्राम थी तो कहीं ना कहीं आपको पानी पी लो जब तक। मैं इस बॉटल को मुझे बेचना है 5 करोड़ रुपीस में 5 रुपए की कोई ना लेगा भाई, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने सेकंड रूल को पहले बढ़ाया हुआ, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, इन केस अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। पहला रूल यही है, एंड इट इज फॉर कॉनकेव मिरर। और अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती हुई लगती है, इट इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, लाइट रे को इकट्ठा करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है, ठीक है।
इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पर कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर लाइट रे को दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, कृपया कर ध्यान रखिएगा। अब दूसरा लॉ है ना, इसका अपोजिट है कि अगर कोई लाइट रे आती ही फोकस के रिस्पेक्ट में है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल। अगर कोई लाइट रे आती ही फोकस से है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी हो जाएगी बच्चा, पैरेलल हो जाएगी। तो अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो वो पैरेलल हो जाएगी और यहां भी पैरेलल हो जाएगी। कृपया कर याद रखिएगा, यहां पर भी पैरेलल हो रही है और यहां पर भी पैरेलल हो रही है। थर्ड वाले रूल को ध्यान से देखिएगा, एक लाइट रे पोल पर जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर वापस आ जाती है। ये लाइट रे पोल पर जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर वापस आ जाती है। फोर्थ डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। फोर्थ डायग्राम कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर के रिस्पेक्ट में आती है तो ये सरफेस के साथ 90 डिग्री पर गिर रही है, और जब ये सरफेस के साथ 90 डिग्री पर गिरी है तो एंगल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। और जब एंगल आई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो उतना ही तो एंगल आर होगा, तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, यहां देखिए, अगर कोई लाइट रे सीधी जाती है तो वापस आ जाएगी जिस रास्ते से ये गई है। ठीक है, ये वापस आ जाएगी जिस रास्ते से ये गई है। कृपया कर ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, और भी बातें हमारे पास करने के लिए। ठीक है, अब देखिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। अगर कोई, बेटा देखो, पहले हम बात करेंगे कॉनकेव की, फिर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये डायग्राम्स अक्सर बनाने आते हैं और यही डायग्राम क्लास 10th में आके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, मैं आपसे क्या कहता हूं कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे आ सकती हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 2 लाइट रे काम की। ठीक है, कितनी, ओनली 2। ऑब्जेक्ट से ढेर सारी लाइट रे आ सकती हैं, लेकिन हमारा काम 2 से हो जाएगा। तो इमेजिन करिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उस, ये रखा है, इमेजिन करिए ऑब्जेक्ट, तो पहली लाइट रे पैरेलल आएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे पैरेलल आएगी, कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। जिस पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट है बच्चा फोकस। तो यहां पर जो इमेज बनती है वो कहां बनती है बच्चा, फोकस पर बनती है। इमेज बहुत छोटी बनती है तो डिमिनिश्ड कहा जाता है, सही, या फिर पॉइंट साइज भी कहा जाता है। और देखिए, जब लाइट रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। अगले की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ही आपने कहां पर रख दिया बच्चा, थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है, अरे भाई हाइलाइटर कहां गया, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने कहां रख दिया बच्चा, कुछ दूरी पर रख दिया, ठीक है, इमेजिन करिए, है ना, फोकस पर ही रख दिया। ठीक है, तो फोकस पर अगर हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कंडीशन में, ठीक है, तो यहां पर ये जो लाइट रे होगी ना, उस लाइट रे से कुछ इस तरह से आएंगी और वो यहां से जाएंगी। इमेज कहां बनेगी बच्चा, फोकस पर बनेगी। यहां पर इमेज कहां बन रही है बच्चा, फोकस पर बन रही है। हाईली डिमिनिश मतलब बड़ी इमेज बन रही है। और अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं और उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। ये केस नंबर 1 का दूसरा रूप था। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सी से थोड़ा सा दूर रख दो, जैसा कि यहां पर रखा हुआ है, ये रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो पहली लाइट रे पैरेलल विच विल गो फ्रॉम फोकस एंड सेकंड लाइट रे सेंटर से जाएगी, जो वापस आ जाएगी, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं तो बनेगी इमेज। तो इमेज कहां बनेगी बच्चा, बिटवीन एफ एंड सी। देखिए, इमेज कहां बनेगी बच्चा, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। डिमिनिश का मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनेगी। इमेज सी एंड एफ के बीच में बनेगी। कृपया कर इन सभी डायग्राम्स को ड्रॉ कर देखिएगा। ये डायग्राम देखकर नहीं बनेंगे, मैंने जिंदगी में बहुत बार बनाए हुए, तो इसी कारण से मैंने आराम से बना लेता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि डायग्राम ड्रॉ कर देखिएगा। माना कि लेक्चर 40 मिनट्स का होगा, लेकिन इस 40 मिनट्स में ये डायग्राम को आपको ड्रॉ करने में और 40 मिनट्स लगाना पड़ेंगे। इन सभी डायग्राम को जरूर ड्रॉ कर देखिएगा, ये क्लास 10th में बहुत काम आने वाली है ये सारी चीजें। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने सी पर रख दिया, सी मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी बनेगी सी पर बनेगी, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इमेजिन करिए ये रखा है ऑब्जेक्ट, पहली लाइट रे पैरेलल एंड इट विल गो फ्रॉम फोकस। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहां से आएगी बच्चा, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, अगर आपके सारे मेजरमेंट सही हैं तो वो होगा फोकस, सॉरी वो होगा सेंटर। और एक लौती कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों बहनों। अगला है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने सी और एफ के बीच में रख दिया तो इमेज कहां बनेगी, सी से पीछे बनेगी,
बड़ी इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया, पहली लाइट रे पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, दूसरी लाइट रे सेंटर से आएगी और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां फॉर्म हो जाएगी कुछ और नहीं, इमेज। आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, दैट इज केस नंबर 5। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया फोकस पर, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। चाहे आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दो, चाहे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दो, दोनों के लिए यह बात सच है कि इमेज कैसी बनेगी? एक्सटेंडेड बहुत बड़ी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी बहुत बड़ी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, पहली लाइट रे पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस, और दूसरी लाइट रे सेंटर से जाएगी। दोनों पैरेलल लाइट रे, और पैरेलल लाइट रे कहां पर से जाती है? पैरेलल लाइट रे कहां मिलती है? गणित वाली मैम से पूछिएगा, इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है। अब बढ़ते हैं सबसे खतरनाक केस की तरफ, दैट इज केस नंबर 6। कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज भी बनती है और बड़ी इमेज भी बनती है और सीधी इमेज भी बनती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने पी और एफ के बीच में रख दिया, जैसा कि यहां रखा गया, यह रहा ऑब्जेक्ट भाई, पहली लाइट रे पैरेलल फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट रे सेंटर से जाएगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करिए, बैकवर्ड एक्सटेंड करिए, यहां पर बन गई इमेज। तो ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा है, इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड मिरर, और इमेज का साइज मैग्नीफाइड हो जाएगा, और ये वर्चुअल इमेज होती है, कृपया कर इसे याद रखिएगा, और ये वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी बेटा? फोकस पर, और बिहाइंड द मिरर बनेगी। और याद करिए, जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, और ये इमेज हाईली डिमिनिश बनेगी, है ना, या फिर डिपेंड करता है पॉइंट साइज की भी बन सकती है। देखिए ऑब्जेक्ट ये रखा, पहली लाइट रे पैरेलल फोकस के रिस्पेक्ट में दूर हो जाएगी, दूसरी लाइट रे पैरेलल फोकस के रिस्पेक्ट में दूर हो जाएगी, जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी उस पॉइंट को कहा जाएगा फोकस, और वही इमेज फॉर्म होगी। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने एक्सिस पर कहीं रख दिया, एक्सिस पर कहीं रख दिया, तो देखो बेटा, आप जानते हो पहली लाइट रे पैरेलल और फोकस के रिस्पेक्ट में डेविएट हो जाएगी, दूर चली जाएगी, दूसरी लाइट रे सेंटर, दूसरी लाइट रे सेंटर के रिस्पेक्ट में सीधी आ जाएगी, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा मिरर होता है जो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है? कॉनकेव मिरर। ऐसा कौन सा मिरर होता है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा, दोनों के पास वो एबिलिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की, ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की, ठीक है। अब जब आप, है ना, न्यूमेरिकल करने वाले हो तो कृपया कर इन बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चाहे कॉनकेव की बात करें चाहे कॉन्वेक्स की बात करें, दोनों के लिए वैलिड है। इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से ही आएगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस लेफ्ट की तरफ ही होगा, ठीक है। अब जितने भी मेजरमेंट हम लेफ्ट की तरफ करेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट करेंगे, तो वो कैसे लोगे आप? नेगेटिव लोगे। वो आप कैसे लोगे बच्चा? नेगेटिव लोगे। कृपया कर याद रखिएगा, जितने भी मेजरमेंट आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे करोगे तो कैसे लोगे? नेगेटिव लोगे, और जो अपोजिट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उससे हम कैसा लेंगे बच्चा? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ऊपर की तरफ रखा है ऑब्जेक्ट को, कॉमनली आप लेफ्ट साइड में रखोगे, अगर कोई वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और कोई वैल्यू नीचे की तरफ आती है तो वो नेगेटिव ली जाएगी। अब देखिएगा बच्चा, अगर हम बात करें कॉनकेव की, ठीक है, याद रखना, ठीक है, अगर हम बात करें कॉनकेव की तो यू हमेशा नेगेटिव, एफ हमेशा नेगेटिव, आर हमेशा नेगेटिव। अगर हम बात करें यू हमेशा नेगेटिव, अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स यू हमेशा नेगेटिव, एफ हमेशा नेगेटिव, एफ हमेशा सॉरी है ना पॉजिटिव, और आर इज ऑल्सो पॉजिटिव। न्यूमेरिकल में इन सभी वैल्यूज को कृपया कर यूज करिएगा। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला। देखिए, पहले तो यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है उसे यू बोला जाता है। दूसरी बात, वी क्या होता है ना? इमेज से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है
उसे बोला जाता है वी, और स्मॉल है फोकल लेंथ आप जानते ही हो, फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। तो इन तीनों के बीच रिश्ता कहलाता है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए कभी कभी इमेज छोटी बनती है, कभी कभी इमेज बड़ी बनती है, और कभी कभी इमेज बराबर बनती है। तो इन बातों को कौन बताएगा? इन बातों को अच्छी तरह से बताएगा कुछ और नहीं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज -v/u। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आएगी। अब देखिएगा, है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा वगैरह, है ना। अब देखिए मैग्निफिकेशन जो होगा अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो रियल इमेज है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से सीखा। ठीक है, 40 मिनट्स के आज वादा किया था मैंने, और अपने वादे को निभाया भी है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय एंड बाय बाय।